हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला और आज हम अपनी वीडियो नंबर 12 को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और उसमें हमने नेशनल इनकम एट करंट ईयर्स प्राइस एंड नेशनल इनकम एट बेस ईयर्स प्राइस पढ़ा था। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है जाकर जल्दी से देखिए ताकि आपको इस चैप्टर को कंटिन्यू रखने में हेल्प मिले। ठीक है, तो आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और अभी अभी शुरू हुआ है, तो आप सब इससे बिल्कुल अच्छे से टच में रहें। हमारी क्लास 12th अपनी आगे बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और आज से हम अपना पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, यानी घरेलू सीमा, या इसको हम आर्थिक सीमा यानी इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन जैसा लिखा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी मीन्स द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। आपको समझना है इसे अच्छे से कि ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, ज्योग्राफिकल यानी कि ज्योग्राफिकली क्या एरिया है हमारी कंट्री का, उसके बारे में ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री administrated by the government of the country in which the flow of person, goods and capital flows freely। तो इन सब चीज़ों का जो फ्लो है वो बिना किसी बैरियर के इजीली हो पाए, उसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को हिंदी में समझना है तो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था हम बाइलिंगुअल चलेंगे। तो उस चीज़ को मैंने कंसिडर करते हुए देखिए मेंशन किया कि घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा से अभिप्राय किसी देश की सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक सीमा, देख रहे हैं, भौगोलिक सीमा से है जिसमें व्यक्ति, वस्तु तथा पूंजी का प्रवाह निर्बाध रूप से हो सकता है या होता है। तो जिसमें बिना किसी बैरियर के पीपल यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। मान लेते हैं ये है ना, जिसे मान लेते हैं ये हमारा कंट्री है। ठीक है, और ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं ये हमारी होगी डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ भी कहीं से भी खरीदना और बेचना है तो वो बहुत आसान है। कहीं भी देश के अंदर जाना है तो बहुत आसान है, उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन अगर आपको इसके बाहर जाना है, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर आपको बाहर जाना है या बाहर से कुछ खरीदना है तो फिर ये आउट ऑफ दी कंट्री हो गया, तो फिर इसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहेंगे। यानी हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कुछ भी अगर हम कोई भी फ्लो होता है फ्रीली तो उसी को हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं हम अपना कि क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है देश का समस्त भूभाग। तो जितना भी लैंड हमारी कंट्री का है, ठीक है, हमारी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर, टेरिटरी के अंदर, उसको हम कहेंगे हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। और यहाँ समुद्री सीमा की भी बात की जा रही है कि कहाँ कहाँ हमारे जो शिप्स हैं वो फ्रीली जा सकते हैं, वो सब। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर कहता है कि जलयान या वायुयान जो दो से अधिक देशों के बीच में सामान्य निवासियों द्वारा चलाए जाते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय द ऑपरेटर, देख रहे हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय द ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो वो कहाँ का माना जाएगा, वो हमारी टेरिटरी मानी जाएगी। हमारे शिप्स और हमारे जो प्लेन्स हैं वो कहीं भी उड़ाए जाएंगे तो हमारे माने जाएंगे। अब यहाँ देखिए इंग्लिश में एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। तो एयर इंडिया अगर प्लेन उड़ाती है बिटवीन रशिया एंड जापान आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की। तो एयर इंडिया अगर उड़ा रही है प्लेन तो वो एयर इंडिया जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। उसी तरह सिंगापुर एयरवेज जो है वो इंडिया और जापान के बीच में अगर प्लेन उड़ाती है
तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे, क्योंकि वो सिंगापुर का एयरवेज है। ठीक है, तो ये होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, देश के सामान्य निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में चलाए गए मछली पकड़ने वाली नौकाएं न एवं तेल एवं गैस निकालने वाले यान। तो जितने भी हमारे मछली यानी फिशर्स जो हैं, वो लोग जितने भी मछली पकड़ने के लिए नाव चल रही हैं या तेल और गैस निकालने वाले बड़े बड़े जहाज हैं, वो सारे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, फिशिंग वेल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, है ना, floating platform operated by the resident of the country in the international waters where they have exclusive right of operations. For example, fishing boat operated by Indian fishermen is the international water of the Indian Ocean will be the considered as the part of domestic territory of India. तो वो हो कहीं भी, चाहे वो किसी भी ओशन में हो, लेकिन वो माना किसका पार्ट जाएगा, इंडियन, वो जो जहाज है, वो जो शिप है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, अब हमें फोर्थ पॉइंट समझना है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है ये। ठीक है, तो आप ज़रा इसको सोचिए कि इसमें लिखा हुआ है अम्बेसीज, है ना, दूतावास के बारे में बताया गया है। तो ये दूतावास क्या होते हैं, यानी कि जिस देश के साथ देश के रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उनके कंट्री का एक छोटा सा अम्बेसी बनाकर दूसरे देश में इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में इसको अम्बेसी बोलते हैं, या कोई भी सैनिकों के रहने के लिए कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वगैरह, तो इस टाइप का जो भी होता है वो सारा उसी देश का माना जाता है जिस देश का वो एक्चुअली होता है। जैसे इंडिया की एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अब यहाँ देखिए आप, ये इंडिया हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब यहाँ मान लेते हैं कि ये है ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी, ठीक है, और ये है यहाँ पे इंडिया की एम्बेसी। तो अब समझना क्या है कि ये जो आपकी टेरिटरी होगी, ये माना जाएगा एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया का, और ये जो इंडियन एम्बेसी है ये माना जाएगा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ऐसा होता है कि जिस देश की एम्बेसी होती है, चाहे वो किसी भी देश में हो, उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एक और पॉइंट देख रहे होंगे, कॉन्सुलेट। तो ये क्या होता है, इसको हिंदी में वाणिज्यिक दूतावास कहते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं अब थोड़ा सा, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कॉन्सुलेट इज़ एन ऑफिस और बिल्डिंग यूज्ड बाय कॉन्सल एन ऑफिसर कमीशन्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिसाइड इन फॉरेन कंट्री टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स। तो वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, ठीक है, कंट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस रिलेशनशिप्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसी को कहते हैं हम कॉन्सुलेट या वाणिज्यिक दूतावास। तो दो देशों के बीच में जो बिजनेस रिलेशनशिप्स को बढ़ाता है, उनके इंटरेस्ट को बताता है कि हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें बेटरमेंट हो सकती हैं, क्या क्या सर्विसेज आप वहाँ से ले सकते हो, क्या हम आपसे सर्विसेज ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करता है कॉन्सुलेट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कॉन्सुलेट क्या होता है। यहाँ पर लिखा भी है ये चीज़, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज का हो गया हमारा टॉपिक डोमेस्टिक टेरिटरी। तो दोस्तों, तो आप लोग इसी तरह वीडियो को फॉलो करते रहिए, और मैंने हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वहाँ से सारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।